क्लास वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बिग डाटा की। उसमें हमने देखा बिग डाटा की हिस्ट्री कि ये टर्म ओरिजिनेट कैसे हुई और किन किन मराइल से गुजर के ये अब तक जो है वो आजकल के जो हमारे पास इंडस्ट्री है और जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उसमें यूज़ हो रही है। तो उसमें हमने देखा इसके 3 कंपोनेंट्स, इसकी डेफिनेशन, जो कि कंपोनेंट्स में हमने बात की वैरायटी, वेलोसिटी और वॉल्यूम की। तो उससे फिर हमने इसको एग्जाम्पल के साथ एलेबोरेट किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिग डाटा के एडवांटेजेस और इसके चैलेंजेस और इसकी एप्लीकेशन। आज हम ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एडवांटेजेस पे कि इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ हैं और क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फ़ायदा है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को बनाना। हमने जब से चैप्टर स्टार्ट किया है हम शुरू से ही प्रोडक्ट के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर। तो उससे हमने इसको रिलेट किया। देखते हैं क्या कहते हैं। Developing and creating new products, services or brands is much easier when based on data collected from customers' needs and wants. कस्टमर की ज़रूरत और उसकी चाहत, ये 2 टर्म बड़ी देखने में तो रिलेटेड हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। नीड क्या होते हैं कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरत होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। उसके अलावा जो वांट्स हैं वो ये है कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास घर नहीं है, ओके, मैं रेंट पे रहता हूँ लेट्स सपोज। तो क्या होगा, जो मेरे लिए जो सबसे अहम प्राइमरी चीज़ है वो है घर लेना। ठीक है, मुझे भूख लगी है तो मैंने खाना जो है वो खाना होगा, ज़ाहिर बात है, तो वो मेरी नीड है। अब वांट क्या है, वांट में कहता हूँ कि कोई फैंसी सा की डिश होनी चाहिए, किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाऊँ। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारे पास वांट्स में आ जाएंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ों के अलावा एडिशनल चीज़ों, सेकेंडरी हम इसको कह सकते हैं। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो वो बिग डाटा की मदद से एंटिसिपेट करती हैं कस्टमर की डिमांड। एंटिसिपेट कहते हैं अंदाज़ा लगाना कि कस्टमर की डिमांड क्या है, नीड्स एंड वांट्स की दोबारा बात करते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनीज़ क्या करती हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी डिमांड के मुताबिक उसको बनाती हैं। तो दे बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। प्रेडिक्टिव मॉडल्स हमने प्रेडिक्टिव एनालिसिस में बात की थी। प्रेडिक्शन कहते हैं किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। वो पहले एक मॉडल करते हैं, उसको सिमुलेट करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट की फाइनल स्टेज की तरफ, उसको मेकिंग की तरफ जाते हैं और कस्टमर से फीडबैक्स भी लेते हैं। कस्टमर फीडबैक देते हैं कि आपकी ये चीज़ इसको इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्लासिफाइंग की एट्रीब्यूट्स ऑफ पास्ट एंड करंट प्रोडक्ट। वही बात जो मैंने अभी आपको की कि किसी भी प्रोडक्ट की खसूसियात को माजी में और मुस्तकबिल में क्या होनी चाहिए या मौजूदा क्या है, उस चीज़ को वो एनालिसिस करके बिग डाटा की मदद से प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ये टर्म हमने यूज़ की थी प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर भी, प्रेडिक्शन का भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया मॉडल्स के अंदर। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होगा, लेट्स सपोज आप एक किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, कंपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एट अ टाइम रन कर रहे होते हैं। मशीनरी भी लगी होती है, जारी बात है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मशीनरी का बड़ा अहम रोल होता है। अब पहले से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हमारे पास जो मशीनरी है हमने उसकी कितनी ट्यूनिंग की हुई है, कितने अरसा ये चलेगी और इसको कब कब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन ये बैठ जाए और प्रोडक्शन आवर्स के दरमियान, वर्किंग आवर्स के दरमियान मशीनरी ख़राब हो जाए तो फिर प्रोडक्शन क्या होगी। तो उस चीज़ को बिग डाटा की मदद से एनालिसिस किया जाता है। बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने लेट्स सपोज एक बाइक रखी है, आप उसकी एक मेंटेनेंस का स्केड्यूल आप रखते हैं कि हर 1000 या 1500 किलोमीटर के बाद आप उसको ट्यून अप करवाते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्या करते हैं हम अपनी मशीनरी को भी बिग डाटा की मदद से क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि फ्यूचर में कितने दिनों तक चलेगी और कब तक इसमें ख़राबी आने के या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने के चांसेस हैं। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव कहते हैं किसी चीज़ के होने से पहले उस चीज़ को पकड़ लेना, यानी किसी चीज़ का कोई नागानी आफत होने से पहले उसको कंट्रोल कर लेना। एक होता है कि एक नागानी आफत हो गई, एक मसला दरपेश हो गया, उसके बाद उसके हल की तरफ जाना, वो होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ के होने से पहले उसको हल कर लेना या उसको होने ही ना देना। एक ऐसी स्ट्रेटजी है दैट यूजेस द एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा टू प्रिडिक्ट व्हेन इक्विपमेंट, मशीनरी और प्रोडक्ट इज़ लाइकली टू फेल। वही बात आ गई जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें हम एनालिसिस कर लेते हैं मौजूदा डाटा की मदद से कि हमारी इक्विपमेंट, मशीनरी या प्रोडक्ट कब फेल होने के चांसेस हैं। लिहाजा इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल इशूज़ बिफोर द प्रॉब्लम हैपन। तो हमें मसला दरपेश आने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, उसको सोल्यूशन उसका जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड है कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन।
देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ही इसको रिलेट करते हैं कि प्रोडक्ट बन रहे हैं, कस्टमर के पास पहुंच रही है, वो उनको यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी एसएस की उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद अब उस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से। आपने भी देखा होगा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो रिव्यूज़ वगैरह वहाँ पे लोगों ने जिन लोगों ने वहाँ से चीज़ खरीदी होती है वो क्या करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं। ओके, आप किसी शॉप पे गए हैं, अब गूगल मैप्स के ऊपर भी क्या है, आपके पास लोकेशन जब आप ट्रेस करते हैं किसी शॉपिंग मॉल की, किसी भी शॉप की, मार्केट की, तो उसमें रिव्यूज़ भी लोगों ने दिए होते हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर व्यू ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस इज़ मोर पॉसिबल नाउ देन एवर बिफोर। पहले इतना आसानी से कस्टमर एक्सपीरियंस को असेस करना नहीं था मुमकिन, अब आसानी से मुमकिन है, ठीक है, ड्यू टू बिग डाटा। तो बिग डाटा एनेबल्स द बिजनेसेस टू गैदर डाटा फ्रॉम सोशल मीडिया। जो कस्टमर्स का डाटा है वो सोशल मीडिया से आपके पास आता है, ठीक है। आपके जो सोशल मीडिया आप ज़ाहिर बात है यूज़ करते होंगे, वहाँ पे भी लोगों ने प्रोडक्ट्स के नीचे कमेंट्स की फॉर्म में जो है अपने राय का इजहार किया होता है। वेब विजिट्स, कस्टमर्स वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर एक लॉग मेंटेन होता है या कुकीज़ आपके पास वेब पेज के ऊपर स्टोर होती हैं। तो उससे क्या होता है, जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको इस बात का अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सर्चिंग कर रहे हैं वेबसाइट पे। तो उस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है कि आप उसको सर्च आउट कर रहे हैं। तो कॉल लॉग्स में क्या होगा, आप किसी को बाज़ू का सर्वे के फॉर्म में कॉल आ सकती हैं, या आप खुद कॉल करके किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी स्टोर से या किसी ऑनलाइन शॉप से, या ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, आपको जो एक्सपीरियंस है और सेटिस्फैक्शन है कस्टमर की वो असेस करने में आसानी हो सकती है। इस पॉइंट पे आप एज अपने आप को बिजनेस एंटिटी सोचेंगे तो आप देखेंगे कि मैं कस्टमर से कैसे डाटा की मदद से उसकी सेटिस्फैक्शन का लेवल जान सकता हूँ। अगर आप अपने आप को एज ए कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आप एज ए कस्टमर सोचें कि आप किस तरह अपना डाटा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अदर सोर्सेज में आप ख़ुद भी कुछ 4-5 इजाफी सोच सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐड ऑन इसमें आप कर सकते हैं। इन केस अगर ये बेसिकली आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, कि एडवांटेजेस और चैलेंजेस या डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आप इसको डिस्कस करें तो आप इसको वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, 4th पॉइंट हमारा फ्रॉड एंड कंप्लाइंस। इस पर लास्ट टाइम मैंने फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी एग्जांपल दी थी आपको, जब हम डाटा कलेक्शन के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे थे। फ्रॉड एंड कंप्लाइंस कैसे कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं कि बेईमानी को, धोखाधड़ी, जो आजकल फाइनेंस के लिहाज से बड़ा आम है लोगों में, ठीक है। उसके बाद कंप्लाइंस कैसे कहते हैं, कंप्लाइंस कहते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं, आपने उस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करना है। लेट्स सपोज एक बैंक है, वो ऑपरेट कर रहा है और जो है उसने हर मुमकिन कोशिश की किसी तरीके से हमारे कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा एटीएम में अक्सर जो है वो फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं, और बाज़ बैंक से कोई बंदा पैसे निकाल के निकला तो लोगों ने उसको एज अ समझ लेंगे हिप्नोटाइज़ किया और उससे जो है वो पैसे कुछ लेके चले गए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कंपनी जो बैंक वाले हैं उन्होंने भी अंदर नोटिस बोर्ड पे नोट्स लगाए होते हैं, कोई पैम्फलेट्स जो है वो लगाए होते हैं, वक्तन फ़वक्तन आपको मैसेजेस भी आते हैं और ईमेल भी करते हैं अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी जो है वो कुछ कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस इम्पोज करती है बैंक्स के ऊपर, जिसके थ्रू वो काम करते हैं ताकि किसी तरीके की फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी है वो ना रहे। तो देखते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स कैन आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अनयूजुअल सस्पिशियस पैटर्न्स। सस्पिशियस पैटर्न कहते हैं जिस पे किसी किस्म का शक की गुंजाइश हो, ठीक है, गैर मामूली कह सकते हैं आप, या जो नॉर्मल रूटीन से हट के चीज़ हो, सस्पिशियस जिस पे शक किया जा सके, ठीक है, जिसमें किसी इलीगल एक्टिविटी का शुबा पाया जाए। एंड अनोमलीज, अनोमलीज भी इसी को कह सकते हैं, रेंडमनेस कह लें आप, कह लें कि इसमें भी कोई ख़राबी, ठीक हो गया, नॉर्मल बिहेवियर से हट के कुछ भी होगा उसको भी अनोमलीज के अंदर कंसिडर करेंगे। तो बिग डाटा एनालिटिक्स में हमें कैसा फ़ायदा देता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी लास्ट लेक्चर्स में, आप देखा हो आपने कि किस तरह जो है एक बैंक ऑपरेट करता है, आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो रही होती है, अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाए तो एक सस्पिशियस एक्टिविटी है कि ये नॉर्मल पैटर्न में आज तक पिछले 3-4 साल से इसके बैंक में इतनी अमाउंट नहीं है, अचानक से कैसे आ गई है, ओके। और आपने अपना स्टेटस भी एज अ सैलरीड क्लास मेंटेन करवाया हुआ है कि आप सैलरी पर्सन और आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ गया, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाटा की मदद से। तो क्या करेगा, बिग डाटा आपका एक इफेक्टिव टूल के तौर पे काम करेगा, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। एंड एनहेंस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ये आगे इसमें साइबर सिक्योरिटी कैसे आ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एनी क्राइम दैट इज़ डन ऑनलाइन इज कॉल्ड साइबर क्राइम, और उसको रोकने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाएंगे
खा वो किसी गवर्नमेंट की तरफ से हो, खा वो किसी उसी बैंक की तरफ से हो, किसी भी इदारे की तरफ से हो, उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए, क्राइम से रोकने के लिए किए जाते हैं। ये थे हमारे अब तक जो थे वो थे हमारे पास बेनिफिट्स, एडवांटेजेस। अब चलते हैं चैलेंजेस की। अब तक हमने ये देखा कि बिग डाटा क्या है, एक वॉल्यूमिनस अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है जिसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग करने के लिए नॉर्मल टूल्स यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल किस्म की आपको टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अब इसके चैलेंजेस के अंदर वही बातें आएंगी कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स में देखें डाटा क्वालिटी, ठीक है, डाटा क्वालिटी हमारा सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, थर्ड है रैपिड ग्रोथ ऑफ डाटा, फोर्थ है बिग डाटा टूल सिलेक्शन एंड फिफ्थ इज़ डाटा इंटीग्रेशन। अब ये चैलेंजेस किस तरह है। डाटा क्वालिटी, अगर आप इसकी कॉम्पोनेंट्स की बात करें, हमने वहाँ पे बात की थी कि हमारे पास जो डाटा है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का है, ह्यूज वॉल्यूम का है और बहुत सारी वेलोसिटी से आ रहा है और उसकी बहुत सारी वैरायटी भी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, इतना ज़्यादा डाटा जब आपके पास कलेक्ट हो रहा है तो इससे आपने मीनिंगफुल डिसीजन लेने में आपको क्या उतनी ही आसानी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि डाटा जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आ रहा है और बहुत स्पीड से आ रहा है। क्या पता जो डाटा मेरे पास कलेक्ट किया जा रहा है वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं। हो सकता है उसके अंदर कोई रिडंडेंसी पाई जाती हो, इनएक्यूरेट डाटा हो, उसमें गलती के चांसेस हों, एरर्स हों, डाटा बाज़ का डुप्लीकेट भी मेरे पास आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डाटा की क्वालिटी को मेंटेन करना। तो क्या भी बात यहाँ पे की, पुअर क्वालिटी डाटा में लीड टू एरर्स। देखिए वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, एरर्स हो सकते हैं, इनएफिशिएंसी हो सकती है, मिसलीडिंग इनसाइट यानी मिसलीडिंग डिसीजन, जो आपको सही डिसीजन के बजाय गलत डिसीजन की तरफ ले जाएंगे और अल्टीमेटली एंड पे क्या होगा, आपको नुकसान। तो लिहाजा डाटा क्वालिटी को मेंटेन करना एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है बिग डाटा के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारी मेजर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास डाटा वेयर हाउसेज मौजूद होते हैं जब जहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब वहाँ पे डाटा की सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं। हो सकता है कि आपके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिमिटेड डाटा तक हों, पीटाबाइट्स तक हो, लिमिटेड पीटाबाइट्स के। अब रोज़ जो डाटा इतना ज़्यादा आपके पास आ रहा है तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, उसको सिक्योर कैसे करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ करने पड़ेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज द प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ मैसिव डाटा सेट्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, गैर इजाज़त के बगैर आप जो है आप डाटा को एक्सेस करना, उसको रोकना जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। थर्ड है हमारे पास रैपिड ग्रोथ ऑफ डाटा। डाटा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है, सिस्टम आपके डाटा हैंडल करते जा रहे हैं, उनकी भी एक लिमिट है। वो भी आखिर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे या उनकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। तो आपको मज़ीद कैपेसिटी लेने के लिए एडिशनल स्टोरेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, मेकिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल मोर एंड मोर डाटा एज इट इज़ कीप्स ऑन ग्रोइंग विदाउट स्लोइंग डाउन इट्स इज़ चैलेंजिंग। वही मैंने आपको बात की, हमने आपको याद होगा स्केलेबिलिटी की बात की थी कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है। आप मिसाल तो पे मैंने आपको दी थी मिसाल कि हमारे पास वर्कलोड है 10 बंदों का, वो काम कर रहे हैं। वर्कलोड अगर बढ़ गया तो हमारे वर्कर्स को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी उसी सिस्टम के अंदर किसी एडिशनल रिसोर्सेज का इजाफा करना, इसको हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। तो हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी। अब कब तक करनी पड़ेगी, डाटा तो आता जा रहा है, तो इसको इस रेशो को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फोर्थ है बिग डाटा टूल सिलेक्शन। बिग डाटा को मैंने बताया था कि नॉर्मल टूल से हम एसेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें स्पेशलाइज किस्म के टूल्स चाहिए होते हैं। अब वो कौन सा टूल यूज़ करना है और किस मकसद से के लिए करना है, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Ensuring compatibility and seamless interaction between different big data tools and platforms. Seamless interaction और compatibility मुताबिकत रखना, ठीक है, और बगैर किसी रोक टोक के इंटरेक्शन जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, जो कि बिग डाटा के अंदर थोड़ा सा हमारे पास जो टूल्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो कि एक बहुत बड़ा हमारे पास एज अ चैलेंज हम इसको कंसिडर करेंगे कि किस टूल से हम बिग डाटा को एक्सेस करें। फिफ्थ है हमारे पास डाटा की इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन क्या होती है, किसी चीज़ के दरमियान किसी चीज़ों को आपस में मिला देना, हम आंगी कायम करना। हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर डाटा मौजूद है, अब उसको आपस में इंटीग्रेट कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमें स्पेशलाइज किस्म के टूल्स चाहिए होते हैं, डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा टीडियस किस्म का एक काम है। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू क्रिएट हार्मनी अमंग डाइवर्स डाटा फॉर्मेट्स एंड स्ट्रक्चर्स इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। डाइवर्स कहते हैं मुख्तलिफ इक़साम के डाटा फॉर्मेट्स, जो कि ऑडियो वीडियो हो सकते हैं, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क है, मैंने आपको बताया। जो हमारा लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा इन बिज़नेस। अच्छा, ये एप्लीकेशन है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें हम इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, बाकी आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा
हेल्थ केयर, मीडिया एंटरटेनमेंट, IoT, मैन्युफैक्चरिंग एंड गवर्नमेंट। आप इसके अलावा भी अगर आपके कोई माइंड में है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आते हैं हेल्थ केयर के ऊपर। हेल्थ केयर क्या कहता है हमारे पास? हेल्थ केयर में ये हमने सारी बेसिकली डिस्कस की हैं पिछले लेक्चर्स में। हेल्थ केयर है कि हमने देखना है कि सेहत के हवाले से बिग डाटा की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल्स में होंगी, कौन कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं, किस तरह के पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं, अचानक से कोई वबा फूट पड़ी है, लेट्स सपोज ये अभी डेंगू के केसेस आपने देखे बहुत सारे सामने आए, तो किसी एक जगह के ऊपर मरीज़ कितने मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, किस तरह की बीमारियाँ हैं, क्या क्या अद्वियात जो है वो उनका ज़्यादा फ़रोग हो रहा है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए वंस अगेन हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो जो है बिग डाटा की एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है हेल्थ केयर। हम इसमें जो मेजर पॉइंट्स है वो देखते हैं। वेरिएबल डिवाइसेस जो आप पहन सकते हैं, जो आपको डायग्नोज करती हैं आपकी हार्ट बीट को, ऑक्सीजन सैचुरेशन को, पल्स को, तो ये सारे जो हैं वेरिएबल डिवाइसेस जो हैं वो रियल टाइम डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उससे फिर क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, क्या कोई ऐसी बीमारियां तो नहीं है जो कि मरीज़ टू मरीज़ फैलती हैं या लोगों से के अंदर फैल रही हैं। तो उसको डायग्नोज करने के लिए वक्त से पहले उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिडिक्ट करना एपिडेमिक आउटब्रेक्स, कोई किसी इलाके में कोई बीमारी है आ गई है उसको डायग्नोज करना आसान है। रियल टाइम अलर्टिंग, प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट सीरियस मेडिकल कंडीशंस, ये आप इसके अंदर पॉइंट आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ओके हो गया। तो रिसर्चर क्या कर सकते हैं कि एक ख़ास डिजीज़ आई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी बिग डाटा के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू रिसर्च। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास मीडिया एंटरटेनमेंट। आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि मीडिया में बाज़ का अमूमी तौर पर क्या चीज़ आती है। मीडिया होता है ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए भी है, कुछ न्यूज़ सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो काम करती हैं वो क्या है, क्रिएट करती हैं, एडवर्टाइज़ करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। क्या करती हैं, अपने कंटेंट को। कंटेंट आपको पता है आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो कोई वीडियो है, चाहे वो कोई रिकॉर्डिंग है, चाहे वो कोई पॉडकास्ट है, चाहे कोई व्लॉग है, वो सारे कंटेंट में आता है। तो उसके अंदर क्या होगा, ये मीडिया जो है क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि हमें किन किन टारगेट, अपने ऑडियंस को क्या क्या चीज़ दिखानी है, क्या क्या टारगेट करना है उनको। टारगेट से मुराद क्या है, उसमें वो देखते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसके मुताबिक जो है वो अपना कंटेंट तैयार करके उस टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। अगर आप एनालिसिस करें पास्ट और फ्यूचर का या अभी करंट टाइम का, कि पहले वक्तों में किस तरह के प्रोग्राम्स होते थे, उनको किस तरह मॉडिफाई कर करके तब्दीली किस तरह पिछले 10, 15 या 20 सालों के अंदर आई है, आप एनालिसिस कीजिएगा, आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या है कि वो देखते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, किस तरह के टारगेट एड्स हमने टारगेट करने हैं। एड टारगेट करने का मुराद ये है कि किस तरह के मुल्कों में कौन से ऐड चलते हैं। आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज इंडिया में कोई उनके चैनल्स हैं, उनके एड्स दिखा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में जो एड्स आएंगे वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के, या जो हमारी मार्केट में इन हैं प्रोडक्ट्स, उनके बारे में लोगों को गाइड दी जाती है ताकि वो सेल इंक्रीज़ हो उस कंपनी की। और फिर क्या करते हैं, वो उनसे पैसे भी रिसीव करते हैं, पैसे के बदले जो है वो एड्स चलाते हैं। और ये काम अब सोशल मीडिया के ऊपर भी आम हो गया। कंटेंट मोनेटाइजेशन क्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन में आप अपने कंटेंट के थ्रू पैसा कमाना, इसको हम कहते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन। कि चैनल के ऊपर आपने लेट्स सपोज कोई वीडियोस डाली हुई हैं, तो क्या होगा, उस कंटेंट की जो है बेसिस के ऊपर आपको पर व्यू, पर क्लिक और ऐड रन करने की वजह से आपको उसमें क्या मिलता है, कुछ इंसेंटिव मिलता है, तो उससे आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो मीडिया इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन, टारगेट द एड्स, लोगों की पसंद नापसंद और उसको मद्देनज़र रखते हुए उस तरह के लोगों को टारगेट करती हैं। तो ये कैसे, उनको पता कैसे चल रहा है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, वंस अगेन बिग डाटा की मदद से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जो कि आपस में खुद कम्युनिकेट करती हैं क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टिविटी होती है, क्लाउड स्टोरेज पे डाटा स्टोर करती हैं, जब चाहे लें जब चाहे दें। तो इसके अंदर हमने सेंसर्स की बात की। सेंसर्स क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और डाटा कलेक्शन के दौरान ही वो आपस में डाटा एक्सचेंज करते हैं और इसी की बेस पे वो प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये एक IoT के अंदर ज़्यादा डिटेल है इसकी, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ये देख लें कि IoT डिवाइसेस हमेशा जो है वो डाटा को जनरेट ही करते जा रही हैं। ठीक है, हो गया ना। तो क्या होगा, इसकी बेस पे हमारे पास एक बैकएंड पे एक ह्यूज पूल ऑफ डाटा कलेक्ट होगा, जिसको हम डाटा सेट्स कह लें या डाटा बेस कह लें। उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं आगे। तो IoT में क्या आ जाएगा, इसमें बात की हुई है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिग डाटा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहैंसिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस जनरेट कॉन्टीन्यूस डाटा, अभी मैंने आपको बताया लगातार ये डाटा को क्या कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं।
तो इस ह्यूज डाटा की जो बेस के ऊपर क्या करता है, ये पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस वो जनरेट करते हैं। और क्या होगा इसका कि लोग, अभी वही मैं बात दोबारा रिपीट करूँगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या जा रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए IoT डिवाइस के अंदर बिग डाटा वर्कआउट करता है। और उससे क्या होगा, उसका फुल पोटेंशियल हमारे सामने आएगा। अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ IoT बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इनसाइट्स derived from the massive amount of data generated by IoT devices। इसके अंदर हमने सिर्फ एक बात की कि IoT डिवाइसेस क्या कर रही हैं, डाटा को जनरेट कर रही हैं। उस IoT डाटा जो हमारे पास जनरेट हो रहा है उन डिवाइसेस के थ्रू, उसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस को असेस करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में किसी चीज़ का बनाना, इसमें हमारे पास आ जाएंगी फैक्ट्रीज़, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंडस्ट्री है वो उसके अंदर शामिल होगी। तो उसमें क्या बात लिखी हुई है, बिग डाटा कैसे इसमें वर्कआउट करता है। इट मैन्युफैक्चरिंग द कंपनीज टू मेक हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स और एंड स्मार्टर डिसीजंस। बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकें और स्मार्टर डिसीजंस, स्मार्टर मीम्स के अंदर शामिल कर लेते हैं, स्मार्टर डिसीजंस लेने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इट हेल्प प्रिडिक्टिंग व्हेन मशीन्स माइट नीड अ ब्रेक। मशीन्स को कब जो है वो ब्रेक देने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है 24 घंटे तो नहीं चला सकते ना, आखिर वो वियर आउट हो जाएंगी। अभी हमने इसको पीछे पढ़ा था प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर, ये उसी की एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई, ये आगे लिखा भी हुआ है। मेकिंग श्योर दे डोंट अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप वर्किंग, ये भी हमने बात की थी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में। उसके अलावा क्या बात है यहाँ पे, बिग डाटा आल्सो लुक्स एट हाउ प्रोडक्ट्स आर मेड बेटर एंड चीपर। बेटर और चीपर बनाने के लिए बेहतर से बेहतर और कम खर्च, ना तो बनाने वालों को ज़्यादा खर्चा और ना ही इसको बेचने में ज़्यादा खर्चा और क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। तो उसके बाद क्या है कि कह रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एज अ स्मार्ट असिस्टेंट के तौर पे क्या करता है, काम करता है, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको आप एफिशिएंट बना सकें और बेहतर से बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो कुछ एडवांटेजेस और भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसको हम बस रीड आउट करते हैं फिर आगे चलते हैं। हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई किया जाए। ट्रैकिंग फॉल्ट्स, कितनी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ फॉल्ट्स आ रहे हैं, कितनी ब्रेक डाउन आ रही है, हमारी मशीनें कब कब रुक रही हैं या कितनी गलतियाँ हो रही हैं और हमारी जो एफिशिएंसी है वो कितनी जा रही है, ये सारा फॉल्ट्स के अंदर आ जाएगा। सप्लाई प्लानिंग में क्या है, रॉ मटेरियल्स किसी चीज़ बनाने के अंदर वो कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर में पहुँच रहे हैं और उसका अल्टीमेटली हमारे रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके अंदर सप्लाई प्लानिंग आएगी। इसमें ये भी आएगा कि हमने कहाँ से अपने रॉ मटेरियल्स लेने हैं। प्रिडिक्टिंग द आउटपुट, आउटपुट को प्रिडिक्ट करना, कितनी हमारी प्रोडक्शन होगी। इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, मशीन्स कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं। मशीन्स के अलावा हमारे पास अगर कंप्यूटर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है या वर्क फोर्स के फॉर्म में काम हो रहा है, तो वो कितना अच्छा एफिशिएंट है, यानी हमारा रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है और हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, एफिशिएंसी के अंदर भी आ जाएगा। टेस्टिंग एंड सिमुलेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमने एक प्रोडक्ट के अंदर किसी चीज़ में इजाफा किया, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें हमारे पास क्या वाकई बेहतरी आई है। ऐसा तो नहीं कि हम मार्केट में लॉन्च करेंगे और उसकी क्वालिटी में जो है वो ख़राबी आ जाए या वो सही तरीके से काम ना करे, या इस तरह आप कह लें कि हमने क्लेम किया था कि 3 साल तक चलेगी, चलिए 1 साल या उससे भी कम। तो ये सारा कुछ क्या कैसे किया जाता है, पहले प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको लॉन्च किया जाता है। सिमुलेशन क्या होता है, बेसिकली एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग की जाती है बजाय इसके कि आप उसको रियल एनवायरनमेंट में लॉन्च करें। लार्ज स्केल कस्टमाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बड़े पैमाने पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेके जाना। लेट्स सपोज स्टार्टिंग में मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही थी, मैंने लिमिटेड एरिया के अंदर या एक सिटी के अंदर इसको प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया हुआ था, अब मैं इसको बड़ा पैमाने पे लेके जा रहा हूँ। तो ये इसमें मुझे कौन हेल्प आउट करेगा, बिग डाटा हेल्प आउट करेगा। तो ये हमने कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ लिए, आप इसको माइंड में रखिएगा, कुछ और इजाफा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है गवर्नमेंट में हमने बात की थी अपने डेटाबेस के अंदर बात की थी नादरा की, जिसमें क्या है तमाम 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डाटा पड़ा हुआ है और उसमें क्या है वो सब हमारे पास कितने मर्द हैं कितने ख़वातीन, और उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती हैं, सर्वेस भी करती हैं, मरदमशुमारी करती हैं, जिसमें हम पूरे सेंसस किया जाता है पूरे पाकिस्तान के लोगों का। तो उसमें हम देखते हैं कि एज ग्रुप्स क्या हैं, ऑक्यूपेशनल लोगों की क्या है, बहुत सारा डाटा, वैरायटी ऑफ, जिससे हमने बात की ना बिग डाटा के अंदर वैरायटी में डाटा इकट्ठा होता है, बड़ी ह्यूज वॉल्यूम में डाटा इकट्ठा होता है और बड़ी वेलोसिटी से इकट्ठा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नुमाइंदे एट अ टाइम जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है बिग डाटा की। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात की हुई है। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करती है, डिसीजन लेती है ताकि लोगों की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सके,
फ्रॉड को कॉम्बैट किया जा सके, फ्रॉड के खिलाफ इकदाम उठाए जा सके, सिस्टम्स के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं उनको कम से कम किया जा सके। अब सिस्टम की मुराद यहाँ पे हुकूमती सिस्टम, ठीक है ना, कोई प्रोडक्शन हो सकती है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, जिस तरह आपने देखो कि तरक्याती काम चलते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखना। इम्प्रूव ऑपरेशंस, अपने काम को बेहतर कर सके, रिड्यूसिंग कॉस्ट, खर्चा कम हो, इम्प्रूविंग द सर्विसेज ऑफ एनी गवर्नमेंट एंटिटी, किसी भी सरकारी इदारे की कोई सर्विसेज हैं वो बेहतर से बेहतर किए जा सकें। आपने देखा होगा कि आजकल हर चीज़ तकरीबन ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में आप चले जाएँ, तो वो क्यों किया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट की जो वर्किंग जो है स्पेस जो है, एनवायरनमेंट जो है, वर्किंग स्पेस को बढ़ाया जा सके और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, लोगों को जो रश लगाना पड़ता था इदारों में वो ना करना पड़े। तो बिग डाटा सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने एफिशिएंसी बढ़ा ली है। किस तरह, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आउटपुट एंड नोवेल्टी। ओके, उन्होंने खर्चे भी अपने इम्प्रूव किए और आउटपुट भी अच्छा किया, और इसमें नई नई इनोवेशन भी वो लेके आए। और इसमें उसके बाद आप इसको हम रीड आउट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और ये हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा कि इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो, ये तो थी गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं इसके अलावा कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप खुद सर्च आउट कीजिएगा। एग्रीकल्चर के अंदर कैसे बिग डाटा काम करता है, एविएशन में, हवाबाजी के अंदर कैसे काम करता है, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में कैसे काम करता है, साइबर क्राइम प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन, साइबर क्राइम को क्राइम प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन, जुर्म जो हो रहे हैं उनको प्रेडिक्ट करना और उनको रोकना। ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आ जाती है। फेक न्यूज़ डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, फार्मास्यूटिकल ड्रग एवेलुएशन, जो हमारे पास फार्मेसीज़ ओपन होती हैं उनमें कोई ऐसा तो नहीं है कि 2 नंबर जाली अद्वियात बेच रहे हैं, एक्सपायर्ड अद्वियात बेच रहे हैं, उनको मोनीटर करना भी ये गवर्नमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करता है। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के हवाले से, और टैक्स कंप्लाइंस, कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे, और कौन फरार है यहाँ से, सारा कुछ जो है वो इसके अंदर बिग डाटा की मदद से हम क्या करते हैं, एनालिसिस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या बात की, हमने चैप्टर के स्टार्ट में बिग डाटा साइंस के बारे में पढ़ा, डाटा साइंस के कंपोनेंट्स हमने पढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी काफ़ी सारी। उसके बाद फिर हमने डाटा सेट्स को देखा, डाटाबेस की बात की, उनके दरमियान हमने डिफरेंसेस देखे। फिर हम शिफ्ट हुए बिग डाटा के ऊपर, फिर हमने बिग डाटा की हिस्ट्री देखी, उसकी डेफिनेशन देखी। तो ये जो बेसिक चैप्टर था ये सारा किसके ऊपर बेस कर रहा था, डाटा साइंस के ऊपर। डाटा से रिलेटेड हमने सारी बातें घुमा फिरा के की, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर हम शिफ्ट कर सकें। इसकी एक्सरसाइज रह गई है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।